प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मुकेश सोनवानी, समाज शास्त्र समाज कार्य विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज के इस सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवहार से संबंधित व्याख्यान के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले प्रथम व्याख्यान में हमने सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवहार से संबंधित उनकी परिभाषाओं और उनकी विशेषताओं से लेकर उनकी अवधारणा को समझने का प्रयास किया। इस दूसरे भाग में हम सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवहार से संबंधित कुछ नए आयामों और उसके प्रकारों को समझने का प्रयास करेंगे, जो मुख्य रूप से टालकट पार्सन्स के दृष्टिकोण पर आधारित है। टालकट पार्सन्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सोशल सिस्टम्स में बताया कि समाज एक जीवित तंत्र की तरह कार्य करता है। उनके अनुसार समाज कई भागों से मिलकर के बना हुआ होता है, जैसे परिवार, शिक्षा, धर्म, राजनीति आदि। प्रत्येक भाग का एक विशेष कार्य होता है। जब ये सभी भाग अपने अपने कार्य को सुचारू रूप से करते हैं, संतुलित ढंग से करते हैं, तब समाज में स्थिरता, अनुकूलन और व्यवस्था बनी रहती है। उदाहरण के लिए परिवार बच्चों को संस्कार और मूल्यों से परिचित कराता है, शिक्षा देता है। विद्यालय या महाविद्यालय ज्ञान और कौशल का विकास करता है। धर्म नैतिक शिक्षा देता है और राजनीति नियम व कानून बनाकर व्यवस्था बनाए रखती है। यदि विद्यालय शिक्षा देना बंद कर दे या परिवार अपने दायित्व न निभाए तो समाज में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो सकता है। समाज में पार्सन्स के अनुसार इस प्रकार का असंतुलन एक विघटन को जन्म देता है। पार्सन्स ने यह भी कहा कि समाज में हर व्यक्ति से संबंधित अपेक्षित भूमिकाएं और मापदंड होते हैं। जब लोग इन मापदंडों का पालन करते हैं तो सामाजिक व्यवस्था मजबूत होती है, गतिशील होती है और आगे बढ़ती है। इस प्रकार पार्सन्स का सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि समाज की स्थिरता विभिन्न संस्थाओं के समन्वित कार्य पर निर्भर करता है और यह व्यवस्था बनी रहती है। शिक्षार्थियों, हम इस व्याख्यान में सामाजिक व्यवस्था से संबंधित कुछ नवीन दृष्टिकोण पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सामाजिक व्यवस्था सामान्य शब्दों में कहा जाए तो अंतःक्रिया का एक संगठित और संरचित रूप है। यह केवल लोगों की भीड़ नहीं है, केवल लोगों का एकत्रीकरण नहीं है, बल्कि उसके बीच संबंधों की एक व्यवस्थित जाल है, एक व्यवस्थित संरचना है। जब व्यक्ति अपनी अपनी भूमिकाओं का पालन सामाजिक मूल्यों, मापदंडों के अनुसार करता है, तब एक संगठित सामाजिक ढांचा बनता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की एक स्थिति होती है, उनकी एक परिस्थिति होती है, उनका एक स्टेटस होता है। उस स्टेटस के अनुसार, उस परिस्थिति के अनुसार उसकी एक भूमिका होती है, उनको एक रोल निभाना पड़ता है। जैसे एक शिक्षक की भूमिका पढ़ाना, एक छात्र की भूमिका सीखना और माता पिता की भूमिका है मार्गदर्शन देना। जब सभी अपनी भूमिकाएं सही ढंग से निभाते हैं तब समाज में स्थिरता और समन्वय बना रहता है। लेकिन सामाजिक व्यवस्था स्थिर नहीं हो पाती, यह समय के साथ बदलती रहती है, परिस्थितियां बदलती रहती है, आवश्यकताएं बदलती है और मूल्य भी बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए पहले शिक्षा केवल कक्षा तक सीमित थी, आज डिजिटल माध्यमों ने शिक्षा का स्थान ले लिया है, उनका स्थान बदल दिया है। फिर भी शिक्षा का मूल उद्देश्य वही है, जो ज्ञान का प्रसार करना है। यही सामाजिक व्यवस्था की विशेषता है, वह परिवर्तन को स्वीकार करती है पर साथ ही संतुलन भी बनाए रखती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था गतिशील और संतुलित प्रक्रिया है, जो भूमिकाओं, संबंधों और मूल्यों पर आधारित होता है। प्रिय शिक्षार्थियों, इस सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले पार्सन्स द्वारा प्रतिपादित प्रतिमान चर की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। प्रसिद्ध समाजशास्त्री टालकट पार्सन्स ने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी सामाजिक परिवेश में जब कोई व्यवहार करता है, कोई क्रिया करता है, तो उसके समक्ष कुछ विकल्प होते हैं। इन विकल्पों को उन्होंने प्रतिमान चर कहा। ये 5 द्वंद्वात्मक विकल्प हैं, अर्थात व्यक्ति को 2 संभावनाओं में से एक का चयन करना होता है।
यह चयन उसके व्यक्तिगत मूल्यों, सामाजिक अपेक्षाओं और सांस्कृतिक मापदंडों पर निर्भर करता है। जैसे पहला, भावनात्मकता बनाम भावनात्मक निरपेक्षता, यानी क्या व्यक्ति अपने संबंधों को बनाने के लिए या कोई क्रिया करने के लिए भावनाओं को प्रधानता देगा या औपचारिक या नियंत्रित दशाओं में व्यवहार करेगा। दूसरा है सार्वभौमिकता बनाम विशिष्टता, क्या नियम जो है या सामाजिक प्रतिमान जो है सभी पर समान रूप से लागू होंगे या संबंधों के आधार पर ये प्रतिमान या सार्वभौमिकता या विशिष्टता बदलती रहेगी। तीसरा है अर्जित स्थिति या परिस्थिति या अर्जित स्टेटस। दूसरा है प्रदत्त परिस्थिति, क्या व्यक्ति जो व्यक्ति का सम्मान है समाज में उनके प्रयासों से तय होता है या जन्म या परंपरा से या पारिवारिक पृष्ठभूमि से उनका सम्मान तय होता है। इन प्रतिमानों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कोई समाज पारंपरिक है या आधुनिक, सामूहिक है या व्यक्तिवादी। जैसे आधुनिक समाज अर्जित स्थिति और सार्वभौमिक नियमों पर अधिक बल देता है, जबकि पारंपरिक समाज प्रदत्त स्थिति और विशिष्ट संबंधों को प्राथमिकता देता है। इस प्रकार प्रतिमान चर सामाजिक संरचना को समझने की एक महत्वपूर्ण कुंजी प्रदान करता है, दृष्टिकोण प्रदान करता है। वे हमें यह बताते हैं कि समाज में व्यवहार के पीछे कौन से मूल्य कार्य कर रहे हैं। टाल्बर्ट पार्सन द्वारा प्रतिपादित इस प्रतिमान चर की अवधारणा को एक भिन्न दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान समाज में किस प्रकार के विकल्पों को एक व्यक्ति चुन करके एक व्यवहार को करता है। भावनात्मक व्यवहार और भावनात्मक तटस्थता वह है जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय लेता है, अपने जैसे प्रेम, लगाव, पसंद, नापसंद आदि। जैसे परिवार में माता पिता और बच्चों के संबंध भावनात्मक होते हैं। निर्णय अक्सर स्नेह और अपनत्व के आधार पर किए जाते हैं। इसके विपरीत भावनात्मक तटस्थता, इसमें व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को अलग रखता है, वह नियम और कर्तव्य के आधार पर व्यवहार करता है। जैसे कोई शिक्षक चाहे कोई विद्यार्थी कितना भी प्रिय हो, उनको अतिरिक्त अंक नहीं देता, क्योंकि उसका दायित्व एक निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। इस पर आधुनिक समाजों में अधिकतर जो संस्थाएं हैं, अधिकतर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, भावनात्मक तटस्थता के आधार पर कार्य करती है या उसको महत्व देती है, क्योंकि इससे निष्पक्षता और समानता समाज में बनी रहती है। इसी प्रकार से दूसरा महत्वपूर्ण प्रतिमान है प्रदत्त स्थिति और अर्जित स्थिति। प्रदत्त स्थिति वह है जो व्यक्ति को जन्म से मिलती है, जैसे जाति, लिंग, परिवार की प्रतिष्ठा। इसमें व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत योगदान नहीं होता। इसके विपरीत अर्जित स्थिति वह है जिसमें व्यक्ति अपनी मेहनत, शिक्षा, एबिलिटी, योग्यता से प्राप्त करता है। जैसे कोई व्यक्ति कठिन परिश्रम करके अधिकारी बनता है या अन्य कोई प्रतिष्ठित पद को प्राप्त करता है अपनी एबिलिटी या क्षमता के अनुसार, यह उसकी अर्जित स्थिति होगी। आधुनिक समाज योग्यता आधारित चयन को अधिक महत्व देता है, अर्थात जो अपनी क्षमता या अपने एबिलिटी के बल पर जिसने प्राप्त किया है जिस पद को, जिस प्रतिष्ठा को, क्योंकि इससे अवसरों की समानता बढ़ती है। यह प्रतिमान हमें समझने में मदद करता है कि समाजों में अक्सर कितनी समानता है और सामाजिक गतिशीलता वर्तमान में कितनी संभव है। इसी प्रकार से टाल्बर्ट पार्सन द्वारा प्रतिपादित प्रतिमान चर के अन्य आयाम जैसे सार्वभौमिकता और स्थानीयता। सार्वभौमिकता का अर्थ है कि समाज में जो प्रतिमान है या समाज के जो नियम है प्रत्येक व्यक्ति पर समान रूप से लागू होना। जैसे संविधान या कानून का प्रत्येक व्यक्ति पर समान रूप से लागू होना। यहाँ व्यक्ति नहीं बल्कि एक सिद्धांत और विचारधारा महत्वपूर्ण होती है। इसके विपरीत है स्थानीयता। इसमें व्यवहार संबंध परिस्थितियों के अनुसार या परिवेश के अनुसार से बदल सकता है। उदाहरण के लिए जैसे हम परिवार में किसी एक विशेष सदस्य को विशेष प्रकार की छूट देते हैं,
वर्तमान आधुनिक समाज जो है सार्वभौमिक सिद्धांतों को प्राथमिकता देता है, क्योंकि इससे समानता और निष्पक्षता समाज में सुनिश्चित होती है, जबकि पारंपरिक समाज स्थानीय संबंधों और व्यक्तिगत जुड़ाव को अधिक महत्व देता है। अगला प्रतिमान है विस्तृत और विशिष्ट संबंध। विशिष्ट संबंधों में व्यक्ति का व्यवहार बहुआयामी होता है, जैसे मित्रता। इसमें भावनात्मक, सामाजिक और व्यक्तिगत सभी पहलुओं का समावेश होता है। इसके विपरीत है विशिष्ट संबंध, जिसमें सीमित उद्देश्यों के लिए संबंध निर्मित किए जाते हैं, जैसे डॉक्टर और एक रोगी का संबंध एक सीमित उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है, या शिक्षक और विद्यार्थी का जो संबंध है जो केवल मात्र एक औपचारिकता है। यहाँ संबंध एक निश्चित भूमिका तक सीमित रह जाता है। अंत में सामूहिक अभिमुखता बनाम व्यक्तिगत अभिमुखता। सामूहिक अभिमुखता में व्यक्ति समूह के हितों को प्राथमिकता देता है, वह हम की भावना या वी फीलिंग से प्रेरित होता है, जबकि व्यक्तिगत अभिमुखता में व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ, स्वार्थ और उपलब्धि को प्राथमिकता देता है। अर्थात यह अंत में किसी समाज के मूल्य ढांचे को दर्शाता है कि यह सामूहिकता को महत्व देता है या व्यक्तिवादिता को। इस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति भिन्न विकल्पों से अपने व्यवहार का निर्धारण करता है और क्रियाएं करता है। इसके पश्चात हम सामाजिक व्यवस्था के संरचनागत पक्षों पर बात करते हैं। टालकट पार्सन्स का मुख्य रूप से मानना है कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत नातेदारी व्यवस्था महत्वपूर्ण है। यह रक्त संबंधों और विवाह संबंधों पर आधारित होता है। समाज की संरचना को समझने के लिए सर्वप्रथम नातेदारी व्यवस्था को समझना आवश्यक है। परिवार इसका सबसे छोटी इकाई है और सबसे महत्वपूर्ण। जहां से सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। बच्चा जब सबसे पहले परिवार में आता है, भाषा सीखता है, आचार व्यवहार करना सीखता है और सामाजिक मूल्य ग्रहण करता है। इस व्यवस्था में भूमिकाएं स्पष्ट होती है और पूर्व निर्धारित होती है, जैसे माता पिता, पुत्र और पुत्री की भूमिका। प्रत्येक भूमिका के साथ कुछ अपेक्षाएं और कर्तव्य जुड़े होते हैं। पिता या संरक्षक से यह आशा की जाती है कि वह बच्चों का मार्गदर्शन करे। माता से अपेक्षा की जाती है कि वे स्नेह और बच्चों का लालन पालन करें, देखभाल करें। बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आज्ञा पालन को सीखें आदि। इसी स्पष्ट भूमिका निर्धारण से परिवार में संतुलन और स्थायित्व बना रहता है। पारंपरिक समाजों में नातेदारी व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। व्यक्ति की पहला और जो उनके पहचानगत मुद्दे हैं, प्रतिष्ठागत मुद्दे हैं और सामाजिक स्थिति अक्सर परिवार और वंश के आधार पर निर्धारित होती थी, तय होती थी। इस प्रकार नातेदारी व्यवस्था सामाजिक संरचना की एक आधारशिला है। यही सामाजिक निरंतरता और स्थिरता को समाज में सुनिश्चित करती है। शिक्षार्थियों, इसी क्रम में हम संस्थाईकरण अर्थात इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को भी समझने का प्रयास करते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन या संस्थाईकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक नियम और मूल्य व्यक्ति के व्यवहार का जब स्थायी हिस्सा बन जाता है, स्थायी भाग बन जाता है। अर्थात व्यक्ति केवल नियमों का पालन नहीं करता है, बल्कि उन्हें अपने भीतर आत्मसात करता है, इंटरनलाइज्ड करता है। जब ऐसा होता है तो सामाजिक व्यवस्था और स्थिर और संगठित बनती है और सुदृढ़ होती है। प्राय हम संस्थाओं को 3 भागों में बांट करके समझ सकते हैं। पहली है सापेक्ष संस्थाएं। ये समाज में भूमिकाओं को निर्धारित करती है, जैसे परिवार, शिक्षा, आर्थिक संस्थाएं। ये बताती है कि किसकी क्या भूमिका है, किनको कौन सा दायित्वों का निर्वहन करना है। दूसरी प्रकार की संस्था है नियंत्रक संस्थाएं। ये नैतिक नियमों और कानूनों के माध्यम से कार्य करती है। एक व्यक्ति पर एक दबाव या नियंत्रण स्थापित करती है, जैसे कानून व्यवस्था, न्यायालय या कोई सामाजिक मापदंड या नियम। इनका उद्देश्य अनुशासन और व्यवस्था को बनाए रखना है।
तीसरी प्रकार की संस्था है सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएं। ये प्रतीकों, परंपराओं, मूल्यों, व्यवहारों, लोकाचारों, रीति और रिवाजों के आधार पर कार्य करती है। समाज में यह एकता और पहचान को बनाए रखती है, जैसे धर्म, रीति रिवाज या कोई राष्ट्रीय प्रतीक आदि। जब व्यक्ति इन सभी मापदंडों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है तो सामाजिक व्यवस्था मजबूत होती है, आगे बढ़ती है और बनी रहती है। इस प्रकार संस्थायीकरण सामाजिक स्थिरता और निरंतरता की एक आधारशिला के रूप में मानी जा सकती है। शिक्षार्थियों, यदि हम टालकट पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में संपूर्ण विचारधाराओं को यदि समझने का प्रयास करें तो उसके मुख्य रूप से तीन आधार सामने आते हैं। पहला है परिस्थिति की संरचना, द स्ट्रक्चर ऑफ सिचुएशन। यह बताती है कि समाज में परिस्थितियां और संस्थाएं किस प्रकार व्यवस्थित है और किस तरह व्यक्ति इन परिस्थितियों में अपनी भूमिकाएं निभाता है और स्वयं के व्यवहारों को समायोजित करता है। दूसरा है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक तत्व। इसमें समाज के विभिन्न भागों, परिवारों, शिक्षा, धर्म, राजनीति, कानून का कार्य, उनका आपसी तालमेल शामिल है। जब ये सभी भाग अपने अपने कार्य करते हैं, संतुलित ढंग से अपनी भूमिकाओं को अदा करते हैं या निभाते हैं, तो समाज में स्थिरता और व्यवस्था बनी रहती है। तीसरी बात टालकट पार्सन साहब ये कहते हैं, प्रतिमान चर। ये विकल्प बताता है एक व्यक्ति को या इंडिविजुअल्स को जो एक विशिष्ट परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करे और उस व्यवहार का चयन वो किस प्रकार से कर सकता है। इसका आधार व्यक्ति का मूल्य हो सकता है, उनकी सामाजिक अपेक्षाएं हो सकती है और उनके कुछ सामाजिक मापदंड और मूल्य हो सकते हैं। इन तीनों आधारों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि समाज कैसे कार्य करता है और सामाजिक संतुलन कैसे बना रहता है या उसको बनाए रखा जा सकता है। अंततः सामाजिक व्यवहार ही सामाजिक व्यवस्था की नींव है। जब व्यक्ति अपने व्यवहार को सामाजिक मूल्यों, नियमों और प्रतिमानों के अनुरूप ढालता है, तभी समाज में एकीकरण और स्थिरता बनी रहती है। यही टालकट पार्सन के सिद्धांत का प्रमुख सार है। समाज तभी मजबूत और स्थायी रहता है जब व्यक्ति और संस्थाएं मिलकर इसे जीवित और संगठित बनाए रखें। प्रिय शिक्षार्थियों, इस प्रकार हम इस संपूर्ण व्याख्यान में सामाजिक अवधारणा और उससे संबंधित विभिन्न अवधारणाओं को समझ पाए या समझने का हमने प्रयास किया। अंत में हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था एक सुव्यवस्थित और संगठित संरचना है। यह केवल व्यक्तियों का समूह नहीं, केवल व्यक्तियों का झुंड नहीं या किसी व्यक्ति का ग्रुप नहीं, बल्कि उनके संबंधों, उनके बीच पाए जाने वाली भूमिकाओं और नियमों का एक जाल है। प्रत्येक व्यक्ति समाज के सदस्य होने के नाते किसी न किसी परिस्थिति को, किसी न किसी स्टेटस को धारण करता है और उसके अनुरूप वह भूमिकाओं का निर्वहन करता है। परिवार, शिक्षा, धर्म, राजनीति और कानून जैसी जो संस्थाएं हैं समाज में, सामाजिक स्थिरता, संतुलन को बनाए रखती है और बनाए रखने में उनका योगदान देती है। हमने प्रतिमान चर, नातेदारी व्यवस्था और संस्थायीकरण जैसे अवधारणाओं पर चर्चा किया, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि समाज किस प्रकार कार्य करता है और व्यक्ति के व्यवहार से समाज में एकीकरण और स्थिरता कैसे आती है। समाज स्थिर होने के साथ साथ गतिशील भी है। यह समय, परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप बदलता है। फिर भी ये जो संस्थाएं हैं, ये जो संरचना है, वो इस समाज की व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास करता है। इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था व्यक्तियों, संबंधों और संस्थाओं के आपसी तालमेल पर आधारित है। यही इसकी संरचना और मजबूती की आधारशिला है। प्रिय शिक्षार्थियों, इस प्रकार हम सामाजिक व्यवस्था की संपूर्ण अवधारणा को समझने के पश्चात आने वाले अगले और तीसरे व्याख्यान में हम सामाजिक व्यवहार, जो कि सामाजिक व्यवस्था से संबंधित एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम उनकी परिभाषाएं, अर्थ, उनके प्रकार को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार।